मोदी को हराने में अपने आप को फेल्योर मान चुके लोग क्या इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या कर देना चाहते हैं? सतीश जी सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, देश में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे ऐसा लगता है कि इस देश में अब कानून नामक चीज, अदालत में भी आप यदि बड़े से बड़े क्राइम कर लें तो माफी मांग लेने से आप उस क्राइम से मुक्ति पा लेंगे। लेकिन क्या ये आम भारतीय के लिए है या सिर्फ कांग्रेस के मुख्य सरगनाओं के लिए है? मैं जानबूझकर मैं भी सरगना शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को झूठे तरीके से कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोर है राफेल मामले में, और 2 बार कहा, बार बार कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी किया। यही अभिषेक मनु सिंह भी तब भी वकील थे राहुल गांधी के, और माफी मांग ली, कहा कि सॉरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉरी से नहीं चलेगा, माफी मांगना पड़ेगा। राहुल गांधी ने अब माफी मांग ली। लेकिन अब की बार वाला अपराध बड़ा था। पवन खेरा जो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, उस सुरजेवाला की जगह पे जो हमेशा पीछे से फर्स्ट करता था, उस सुरजेवाला की जगह पे मुख्य प्रवक्ता हैं, और सबने देखा, बॉडी लैंग्वेज दिखाया गया कि किस तरह से पवन खेरा ने भारत के प्रधानमंत्री के पिता का अपमान किया। और बड़े अपमानजनक, क्या नाम है नरेंद्र मोदी के पिता का? गोदाम अडानी? अरे नहीं, क्या नाम है? और उसके बाद उसने कहा कि हमने माफी मांग ली। असम पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में बिना कुछ देखे तुरंत रिहाई दे दी, यह कहते हुए कि सिंघवी ने कहा कि माफी मांग लिया है उन्होंने। पवन खेरा के खिलाफ इस दलील पर जो वकील सामने थे असम पुलिस की तरफ से, उन्होंने कहा कि माफी की बात नहीं है। पवन खेरा के बॉडी लैंग्वेज को देखिए, और इस बॉडी लैंग्वेज से यह लगता है कि पवन खेरा का जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रहा है कि इंटेंशन क्या है। ये एक स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये कोई ऐसी चीज नहीं हुई। जरा इसको सुनिएगा आप। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है, दामोदर सॉरी। इसने यहां पर भी सॉरी कहा, देखिए जरा बॉडी लैंग्वेज। जी। और ये मस्खरापन ही अपने आप में काफी था। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें द्रोह कहां है, इसमें राजनीति, इसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का मामला कहां है, जबकि मस्खरापन साफ दिखता है कि स्लिप ऑफ टंग नहीं था। पवन खेरा को राहत मिल गई, और ऐसा माना जा रहा है कि पवन खेरा को पॉलिटिकल माइलेज मिला है इसमें। पहले तो सर इस मामले को हम लोग समझें, उसके बाद अलग से आगे जाएंगे। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? मनीष जी, ये तो इसने 2-3 दिन हो गए इसके कुकर्म पे, पवन खेड़ा के। और सबसे पहले तो मैं इसमें बधाई देना चाहूंगा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को, जिन्होंने इसको इसकी औकात बताई, इसको घुटनों पे ला दिया, ये माफी मांगने के लिए मजबूर हुआ। ये एफआईआर दोनों जगह हुई थी मनीष जी, यूपी में भी हुई थी, असम में भी हुई थी। यूपी बिल्कुल बगल में है, लेकिन योगी बाबा को मात दिया, और असम पुलिस ने पवन खेड़ा को उसकी बदतमीजी की औकात बता दी, और अभी इसको राहत मिली है मनीष जी मंगलवार तक की गिरफ्तारी से। अभी मंगलवार को इसकी फिर सुनवाई होनी है, मंगलवार को इसकी फिर सुनवाई होनी, और हेमंत बिस्व शर्मा पीछा छोड़ने वाले वो से नहीं है। तो अभी ये तत्काल गिरफ्तारी से बच गया है, लेकिन ये मंगलवार तक का है। मंगलवार को क्या होगा वो सुनवाई के बाद में होगी। तो इस प्रकरण में पहले तो उनको बधाई। और दूसरा मनीष जी, ये घटिया किस्म का आदमी है, बहुत हुआ, एरोगेंट। और इसकी संगति कैसे लोगों के साथ रही है मनीष जी, ये जान लीजिए कि जिस समय, दर्शकों को बता दूं कि जिस समय CWG का घोटाला हुआ था, तो सुरेश कलमाडी तो बहुत गाली खाता है क्योंकि वो उसका आयोजन समिति का अध्यक्ष था। लेकिन मनीष जी, उसी CWG घोटाले में खेल गांव के नाम पर जमीनों की कैसी लूट हुई थी दिल्ली में, उसके लिए 2011 में शीला दीक्षित के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। और जब शीला दीक्षित के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी
तो यही पवन खेड़ा उनका ओएसडी हुआ करता था, राजनीतिक सलाहकार, रात दिन साय की तरह साथ रहा करता था। तो समझ लीजिए किस कदर ये भ्रष्ट मानसिकता का व्यक्ति है। मनीष जी, जिनको थोड़ी सी भी समझ है वो जानते हैं कि ओएसडी या जो पीएस होता है वो कितना इन्वॉल्व होता है। ये तो बरसों रहा शीला दीक्षित के साथ, उनका आंख नाक कान बना हुआ था, सबसे विश्वसनीय था। तो इतने ऐसी नेता के साथ उस घोटाला जब हुआ उस समय भी ये शामिल था और ये उन्हीं के साथ साय की तरह रहता था। तो ये भ्रष्टाचार वही पनपा इसका राजनीतिक जो दीक्षा इसको मिली है उसी भ्रष्टाचारी माहौल में मिली है और उसी से तिलमिलाया हुआ। क्योंकि नरेंद्र मोदी उस दिन जो संसद में उन्होंने कहा था कि एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है, तो उसमें ये भी खैराती है। ये तो 2014 से जो नरेंद्र मोदी ने जुटियाना शुरू किया है, तो ये अभी तक उसकी रफ्तार थम नहीं हो रही, बल्कि बढ़ रही है। कम होने को जाए बढ़ रही है, थमना तो बड़ी दूर की बात है। उस बिलबिलाहट में जब इसको कुछ नहीं सूझा तो इसने उनके पिताजी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दिया, मुकदमा हुआ, माफी मांग ली। कितने बेशरम लोग हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो पवन खेड़ा हो, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक बेशर्मी की एक गजब मिसाल और गजब बेशर्मों की टीम है। पहले गाली बको उसके बाद माफी मांग लो, ये मतलब केजरीवाल को ये टक्कर दे रहे हैं। केजरीवाल उनके स्तर में कोई फर्क नहीं है ये। लेकिन मनीष जी, उसके बाद आज जो इसने नौटंकी की, आज जो इसने दिल्ली हवाई अड्डे पर धरना दिया, और मनीष जी दिल्ली हवाई अड्डा जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहां से देशी घरेलू उड़ानें भी होती हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी होती हैं, हर तरह के यात्री होते हैं। वहां पर वो हवाई अड्डे पे बैठ के लोगों ने देखा होगा कि लगा रहे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये पवन खेड़ा, ये सुरजेवाला, वो वेणुगोपाल, ये सारे खैराती उसमें शामिल थे मनीष जी। हाँ, तो ये जो है इसमें ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और मनीष जी, अब ये नरेंद्र मोदी की मौत मनाने लगे हैं, ये नरेंद्र मोदी की मौत मनाने लगे क्योंकि राजनीतिक रूप से उनसे लड़ नहीं पा रहा है, उनसे ये लड़ नहीं पा रहे, बहुत बुरी तरह परास्त हो रहे हैं। तो अब ये चाह रहे हैं कि मोदी मर जाए, इनकी ये मंशा है। ये जो दृश्य है वो एयरपोर्ट का है। मुझे नहीं लगता इस देश में कभी इस तरह से एयरपोर्ट को हाईजेक किया गया। यदि राजनीतिक हाँ, ढंग से इस ढंग से हाईजेक, तो कल को आतंकवादी भी इसी ढंग से हाईजेक करेंगे। ये हाँ, दिल्ली, ये एयरपोर्ट का दृश्य है, ये कमाल की बात है ये। हाँ, ये बता रहे हवाई जहाज वहां खड़ा हुआ था, हवाई जहाज था वहां खड़े, और ये इतने कांग्रेसी वहां पहुंच कैसे गए मनीष जी? बहुत यही सबसे खास बात महत्वपूर्ण है। है कि सबसे खास बात है कि वहां की हवाई अड्डे की जो सिक्योरिटी देखती है, ये अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए। ये इतने कांग्रेसी वहां पहुंचे कैसे? क्या ये सब पूरी टीम लेके जा रहा था, पूरा हवाई जहाज ये बुक कराए थे, या तो ये बताए कि इतने कांग्रेसी जा रहे थे? लेकिन मनीष जी, उस हवाई अड्डे में बैठ के देश के प्रधानमंत्री मर जाए ये कामना कर रहा था ये पवन खेड़ा, ये रणदीप सुरजेवाला और वो वेणुगोपाल, इस टाइप के बड़े कांग्रेसी इसके साथ थे, वहां बैठ गए और ये नारे लगा रहे थे। तो सोचिए कि ये किस इनकी मानसिक स्थिति किस उसमें पहुंच गई, किस हालत में ये पहुंच गए। और ये बयाना कि मनीष जी, ये जो है ये इनकी इस मानसिकता को, और ये केवल ये मनीष जी बदतमीजी या अभद्रता नहीं है, इनकी इनकी इस मंशा को कि नरेंद्र मोदी की हत्या कर दी जाए। अभी हम लोग को एक दिन चर्चा के तो कह रहा था राजा पटेरिया, मध्य प्रदेश का मंत्री, कि नरेंद्र मोदी की हत्या करनी पड़ेगी। उस दिन हम लोगों ने दिखाया भी था वो वीडियो। उसके अलावा सुबोध कांत साय ने कहा था कि हिटलर की मौत मरेगा, एक को था वो जानवर का नाम लेकर बता रहा था कि उसकी मौत मरेगा। आज ये बता रहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो अब कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई छोड़ के हत्या की राजनीति उतारा है। और मध्य प्रदेश के मंत्री ने बाकायदे घोषणा का कि मोदी, अगर मोदी को हराना है तो उसकी हत्या करने के लिए तैयार हो जाओ। तो इस मानसिकता के लोग, और मनीष जी ये इसको लोग राजनीतिक उसमें लेते हैं। इनकी मंशा को, इनकी इच्छा को, इनकी साजिश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल पहले पहचान चुके हैं। इसीलिए जब वो पिछले साल उनकी हत्या की साजिश पंजाब में हुई तो उन्होंने कहा था कि जाओ अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं। अभी 24 की रैली है दौसा में, अभी कुछ दिन पहले 1000 किलो बारूद विस्फोटक पकड़ा गया। उस पर राजस्थान की कांग्रेसी सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। कौन था, कहाँ चला रहा था, कहाँ ले जा रहा था, इतना आया कैसे, वैध था अवैध था, इसकी कोई जानकारी जनता को नहीं दी गई है। इसका मतलब उस साजिश में ये शामिल है सरकार। उस वो अन्यथा बताए वो बारूद कौन कौन उसको लेके जा रहा है, कौन उसको किसने भेजा था, किसके पास भेजा था, क्यों भेजा था, क्या वो वैध था, क्या उसका लाइसेंस था? मेरे ख्याल से उसकी लीपापोती की तैयारी हो रही है। 24 को प्रधानमंत्री को जाना, देखिए उस दौरे में क्या होता है। तो
लेकिन मनीष जी 7 साल पहले का वो बयान सुनवाइए नरेंद्र मोदी का, कि वो बता उसमें 1 मिनट के बयान में दर्शक जान ले कि नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि उनकी हत्या की साजिश हो रही है और क्यों हो रही है। जरा उसको ध्यान से सुने, उसका क्यों जो बता रहे थे उसका कारण बताऊंगा। बिल्कुल, और ये जानना इस देश को इसलिए जरूरी है कि आज जब एयरपोर्ट पे जो बातें कही जा रही थी कि ये लोग हारने में, पीएम को हराने में फेल्योर लोग क्या कह रहे थे, जरा इसको सुनिएगा। पीएम ने पहले ही कहा, कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूँ कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूँ 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूँ। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद सीधा करें। करिए मनीष जी। ये थोड़ा लाइटिंग में दिक्कत हो रही है इसीलिए। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात प्रधानमंत्री जो उस समय कह रहे थे, आज ऐसा लगा कि कांग्रेस ने वो इच्छा आज एयरपोर्ट पे व्यक्त कर दी। कांग्रेस ने देश के सामने दिखाया कि वो क्यों चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, ये वीडियो मैं जब ट्विटर पे डालने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों लोड नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं उसको वहां नहीं दिखा पाया, लेकिन ये दर्शकों, हाँ, साफ लोगों ने सुना। दर्शकों को बता दूं जी, कि मेरे ट्विटर हैंडल पे पड़ा, मैं पहले डाल चुका था, कुछ नेट की प्रॉब्लम है तो इसलिए मनीष जी नहीं दिखा पा रहे हैं। ट्विटर हैंडल पे पड़ा है ये वीडियो। ये बता दूं कि नोटबंदी लागू करने के 6 दिन बाद का है, बल्कि 6 या 5 दिन बाद का। 8 नवंबर को नोटबंदी लागू हुई थी और 13 नवंबर को गोवा में पहली ऐतिहासिक सभा हुई थी नरेंद्र मोदी की। तब उन्होंने कहा था कि आप लोग नहीं जानते कि मैं इनका 70 साल की लूट को लूट रहा हूँ, तो उसकी वजह से ये मेरी जान के प्यासे हो गए, मुझे मार डालना चाहते हैं। ये 7 साल पहले, तो वो 7 साल पहले इन कांग्रेसियों की मंशा जान गए थे कि अभी मुझसे राजनीतिक रूप से नहीं जीत पाएंगे, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए आर्थिक रूप से, और अब ये मेरी हत्या करना चाहते हैं। तो ये इसीलिए उसके बाद के बहुत से घटनाक्रम है जो दर्शक देख रहे हैं। खुल तो गया मनीष जी? जी जी जी, जरा एक बार सुनवा दीजिए दर्शक 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूँ। फिर से। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करे। देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए आप। ये उस दौर की बात है जब नोटबंदी की बात थी। कई लोगों को यदि ये कंफ्यूजन हो, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का ये भाव ऐसा लग रहा था कि वो फपक पड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि पूरा ये इकोसिस्टम क्या करेगा, लेकिन जिस ढंग से आज पूरे एयरपोर्ट को हाईजैक कर लिया गया, जिस ढंग से आज सुप्रीम कोर्ट में, मैं कई सारे लॉयर से मेरी आज बात हुई, सीनियर लॉयर्स थे, मैंने उनसे ये जानना चाहा कि क्या जिस ढंग से आज पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट नानन फानने में छोड़ा है, उसे आप कैसे देखते हैं। उन सब का यही कहना है कि माफी से यदि सिर्फ सब कुछ हो जाए तब तो बड़ा बड़ा क्राइम। और आज सर कोर्ट में पवन खेरा के उस पवन खेरा का जो स्टेटमेंट है, जिस जिस जो हम लोगों ने शुरुआत में दिखाया था, दरअसल आज कोर्ट में उसे बार बार दिखाया गया और ये कहा गया कि आप पवन खेरा के इस बॉडी लैंग्वेज को देखिए। और हमें लगता है कि व्यूअर्स जरा इस चीज को यदि ऐसे मैं इन्हें दिखा दूं कि ये बॉडी लैंग्वेज अपने आप में काफी है, हम मोबाइल पे नहीं दिखा पाए थे। जी, जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर सॉरी।
नाम दामोदर दास है, काम बपन दास का। जी, ये शातिरपना जो है इसमें साफ दिख रहा है कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था। क्या देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों को इसमें स्लिप ऑफ टंग और इस शातिरपने में समझ में नहीं आया? क्योंकि मेरे सुप्रीम कोर्ट के कई साथियों ने बताया, मैंने जानना चाहा कि ये आज जब ये हो रहा था वीडियो दिखाने का सिलसिले में जजों ने को कई बार ये वीडियो दिखाया गया, एक बार नहीं, और ये कहा गया कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है सर, ये गलती नहीं है, ये साजिश है, ये षड्यंत्र है और ये जानबूझ करके प्री प्लान्ड ढंग से किया गया। तो आज कांग्रेस ने